वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग टेक्सटाइल्स पढ़ रहे हैं और ये जो आज का क्लास है टेक्सटाइल्स का ये चौथा क्लास है। हम लोगों ने टेक्सटाइल्स की उत्पत्ति, उसके इतिहास से लेके हमने क्लासिफिकेशन देखा, कपास का रेशो के बारे में सारे डिटेल्स जान लिए, कपास की खेती कैसे होती है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, किस प्रकार से रेशा से वस्त्र की प्रक्रिया सारी होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषता क्या है, रासायनिक विशेषता क्या है, सभी पे हम लोगों ने चर्चा करी। अब हम वही प्राकृतिक जो रेशा है जूट, जूट के बारे में बात करेंगे। जूट का प्रोसेसिंग समझेंगे कि जूट की खेती किस प्रकार से की जाती है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, इसमें किस प्रकार के इसका यूटिलाइज किस तरह के चीज़ों में होता है। देखिए, आप समझिए कि जूट का जो यूटिलाइजेशन है, जूट से हम पहनने योग्य कपड़ा नहीं बनाते हैं। हम आगे समझेंगे कि क्यों नहीं बनाते हैं। अभी हम लोग जूट के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं ये जूट का है। जूट को हम लोग पटसन भी कहते हैं। जूट को क्या कहते हैं? जूट को पटसन भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से जानते हैं। इसे टाट भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं, यानी सुवर्ण रेशा कहते हैं, है ना। ये काफ़ी कमज़ोर रेशा होता है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और जूट के बारे में और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लें कि जूट क्या है। तो जूट प्राकृतिक रेशा है ना। प्राकृतिक में भी क्या है? वनस्पति रेशा है। और वनस्पति में भी बात करें, उसका और कैटेगराइज करें तो तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ये हम क्लासिफिकेशन में समझ चुके हैं कि जूट एक प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक स्रोत से तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है। हमने ये भी देखा था कि ये सेलुलोज से निर्मित है। जो भी प्लांट से निर्मित जो रेशा होते हैं, जो पौधे से हमें जो फाइबर प्राप्त होते हैं, वो सेलुलोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। तो ये क्या है? ये एक सेलुलोजिक रेशा है। इस प्रकार जो पहला हमारा पॉइंट है, हमने लिखा है कि जूट प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक स्रोत से तना से प्राप्त होने वाला रेशा है। अगर आपको पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन, जैसे हमने पढ़ा था ना क्लासिफिकेशन में, कुछ रेशे जो होते हैं प्राकृतिक में भी कुछ तने से प्राप्त होते हैं, कुछ लिप्स से प्राप्त होते हैं, कुछ सीड से प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार जूट क्या है? तो जूट स्टीम से यानी कि तना से प्राप्त होने वाला आपका वानस्पतिक रेशा है। प्राकृतिक में वानस्पतिक रेशा है। प्राकृतिक का भी हम लोगों ने वर्गीकरण देखा था कि प्राकृतिक में कितने प्रकार के वानस्पतिक होते हैं, आपके जानतो होते हैं और आपके खनिज रेशे होते हैं, उसका वर्गीकरण किया था। फिर हमने और डिटेल में वर्गीकरण किया था। प्राकृतिक का वर्गीकरण किया था कि तने से प्राप्त होता है, पत्ती से प्राप्त होता है और सीड से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये जूट का जो रेशा है, जिसको पटसन भी कहते हैं, ये किससे प्राप्त होता है? ये तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। भारतीय परिवेश में जूट के रेशे को टाट भी कहा जाता है। ठीक है। टाट का मतलब होता है उलझा हुआ रेशा। क्या होता है? टाट का मतलब उलझा हुआ रेशा। ठीक है। इसके रेशे आपस में बहुत उलझे रहते हैं। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहता है? इसको उलझा हुआ रेशा कहते हैं। यह क्या है? इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग गोल्डन होता है। इसके वजह से इसको गोल्डन फाइबर या सुवर्ण फाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर, सुवर्ण फाइबर। तो हमने देखा कि जो जूट का जो रेशा है उसको विभिन्न नामों से जानते हैं। जूट को तो पहले हम पटसन भी इसको कहते हैं। ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं? इसको टाट कहते हैं। ठीक है। टाट कहा जाता है। फिर इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। इसको सुवर्ण रेशा कहा जाता है ना। इसको उलझा हुआ रेशा भी कहते हैं। इसको उलझा हुआ रेशा भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जूट क्या है? प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक स्रोत से तने से प्राप्त होने वाला सेलुलोजिक रेशा है। इसे क्या किन किन नामों से जानते हैं? तो इसको हम टाट कहते हैं, उलझा हुआ रेशा कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं, गोल्डन फाइबर कहते हैं, है ना। विभिन्न नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो हमने ये समझ ही लिया कि वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। लेकिन ये जैसे कॉटन होता है, कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं, वो मजबूत रेशा है। उसमें खिंचाव, तनाव, दबाव सहने की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो जूट है ना, जूट में खिंचाव, तनाव सहने की कैपेसिटी नहीं होती है। इसलिए ये क्या है? ये कमजोर रेशा है। वनस्पति जगत से प्राप्त होते हुए भी ये क्या है? कमजोर रेशा है। इसी कारण इस पर कोई भी ब्लीचिंग वगैरह कुछ भी नहीं की जाती है, क्योंकि गल जाएगा। ठीक है। इसके कारण हमें क्या होता है? यह हमें सफ़ेद रंग में प्राप्त होता है। इस पर कोई डिफरेंट कलर हम नहीं लगाते हैं, ब्लीच की प्रक्रिया नहीं होती है। इस पर एसिड और क्षार का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, गल जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि जूट क्या है? कमजोर रेशा है। जूट कमजोर रेशा, इसी कारण इससे पहनने योग्य कपड़े नहीं बनते। इसके अलग अलग कामों में हम लेते हैं। ठीक है। टाट बनाते हैं, बोरी बनाते हैं, पावदान बनाते हैं, मेजपोश बनाते हैं, बैग्स बनते हैं, जूते का में यूज़ होता है, उसे सोल्स वगैरह बनाने में। इसको क्या और क्या बनाते हैं? तो इसको बैग्स बनाने के काम में लाते हैं, रस्सी बनाते हैं। तो विभिन्न कामों में हम जूट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जूट पर अम्ल और क्षार का हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा ये सूक्ष्म जीवाणुओं से भी नष्ट हो जाते हैं।
ठीक है। इस पे क्या अम्ल और एसिड और बेस का क्या होता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है, और ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। अगर उत्पादन की बात करें कि उत्पादन की दृष्टि से, तो भारत उत्पादन की दृष्टि से जूट के उत्पादन की दृष्टि से भारत क्या है, प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, प्रथम स्थान पे क्या आता है, भारत आता है, और दूसरे स्थान पे कौन आता है, बांग्लादेश आता है। जूट प्रथम स्थान पर उत्पादन की दृष्टि से क्या आता है, प्रथम स्थान पे, और बांग्लादेश आपका दूसरे स्थान पे। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें, गुणवत्ता की बात करें, तो किसका नंबर आ जाएगा, तब बांग्लादेश की बात आ जाएगी। गुणवत्ता में हम बांग्लादेश की बात करते हैं, उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भारत होता है। ठीक है, और बांग्लादेश दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, तो वहाँ कौन आ जाएगा, वहाँ बांग्लादेश आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भारत में कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है। तो सबसे पहले भारत में उत्पादन इसका बंगाल में होता है, फिर बिहार में होता है, उड़ीसा में होता है, और असम में होता है। ठीक है, इन एरिया में इसका उत्पादन होता है। जूट के उत्पादन के लिए जो आपका टेम्परेचर चाहिए होता है ना, वो चाहिए होता है 24 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होता है। और कैसा क्लाइमेट चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी वाला, उमस गर्म वाला वातावरण चाहिए होता है। तो इन जो इलाकों में ऐसा ही वातावरण रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में बंगाल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, सबसे 1 नंबर पे, पहले नंबर पे बिहार है, उड़ीसा है, और असम है। ठीक है, अब ये कैसा, इसकी क्या है क्वालिटी, कैसा है, भौतिक विशेषता क्या है, तो ये एक लंबा मुलायम चमकदार ऐसा है। कैसा है, लंबा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, ये हमने आपको शुरू में फिगर दिखाया कि जूट का जो पौधा होता है कितना बड़ा होता है ना। तो उससे लंबा रेशा तो लंबा बनता है, मुलायम भी होता है, बहुत उसमें साइन भी होती है, और क्या होता है, लेकिन वो तनाव खिंचाव मतलब सहने की कैपेसिटी उसमें नहीं होती, तो वो टूट जाता है, छटक के टूट जाता है। इसीलिए उसके जो रेशे बनाए जाते हैं ना, मोटे मोटे रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसको मोटे रेशों में ही, धागों में ही काटा जाता है। तो काफ़ी चूंकि मोटा होता है, इसलिए उससे वस्त्र नहीं बनते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। अगर हम फिट में बात करें तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 6 से 12 फीट। ठीक है, 6 से 12 फीट इसकी लंबाई होती है। क्वालिटी वो इसकी गुणवत्ता के आधार पर डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का पौधा है। ठीक है, और इसकी क्या है, अगर हम मीटर में बात करें तो 2 से 2.5 से 3 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं। तो इस हमने समझा ही दिया आपको कि इसका प्रयोग वस्त्र बनाने में क्यों नहीं होता है। हाँ, ये चिकने रेसे होते हैं, लेकिन मजबूती का इसमें अभाव होता है। इससे क्या क्या बनते हैं, तो इससे बनते हैं आपके बोरे बनते हैं, रस्सी, चटाई, बड़लेप, सजावटी सामान, घर में हैंगिंग करने वाले जो सजावटी सामान होते हैं वो बनते हैं, निम्न कोटि की कालीन बनती है, और गद्दों में भरने के लिए काम में ये आते हैं। ठीक है, ओके, नाउ हम आप देख लेते हैं कि जूट की जो है खेती कैसे की जाती है। तो जूट की जो फसल है, इसकी बुआई का उचित समय क्या होता है, मार्च से मई। ठीक है, ये जो भी मैं आपको पॉइंट्स इसमें स्लाइड से बनाती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो आप इसको इसको भी नहीं लीजिएगा कि बस ऐसे ही है। जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी बातें हम बोलते हैं आपकी वीडियो के दौरान, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए, जूट की जो फसल होती है उसकी बुआई का समय क्या होता है, मार्च से लेकर मई तक। ये सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आए होते हैं, तभी मैं उससे वैसे आपकी स्लाइड्स प्रिपेयर करती हूँ, ताकि आपको प्रीवियस ईयर के सारे रिवीजन हो जाए। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आपके सिलेबस ही तो बनता है, तो सारा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पॉइंट्स बना के यहाँ पे मैं डालती हूँ। ठीक है, तो हमने कहा कि जूट की जो फसल होती है वो किसी समय कब होती है, तो मार्च से लेके मई तक का समय इसका बेस्ट होता है, उचित होता है। और ये थोड़ा सा डिपेंड वेरी कर जाता है, कहीं कहीं फरवरी से जाता है आपका जून जुलाई तक भी जाता है। वो डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में, उस रीजन में वर्षा कब होती है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट समय माना जाता है वो मार्च से मई तक का माना जाता है। ठीक है, इसकी कटाई फूल बनने से पूर्व कर ली जाती है। जूट के जो पौधा होता है उसमें येलो कलर का बहुत प्यारा सा फूल आता है, लेकिन उसकी जो फूल बनने से पहले कटाई की जाती है, तब क्या होता है, तब बेस्ट क्वालिटी का हमें रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, फूल से फली बनने तक की अवस्था तक उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। संपूर्ण पौधे में एक तना होता है। आप फिगर में, पहले वाली फिगर में देख चुके हैं कि जूट का क्या है, एक बिल्कुल सिंगल तना स्ट्रेट होता है, जिसकी मोटाई 1 अंगुली के बराबर होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, संपूर्ण जो पौधे होते हैं उसमें सिर्फ एक तना होता है, ऊपर पत्तियां लगी होती हैं, और अगर मोटाई की बात करें तो 1 अंगुली के समान इसकी मोटाई होती है। ओके, अब जूट की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। कि कैसी जलवायु चाहिए होती है, उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की आवश्यकता होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ओके,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी प्रजाति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जूट की ना दो प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी प्रजाति होती है जूट की? जूट की दो प्रजातियां होती हैं, ठीक है। एक को कहते हैं कोरकोरस कैपुलेरियस, कोरकुलस कैपुलेरियस, और दूसरा है कोरकोरस ओलिटोरियस, ठीक है। एक को कहते हैं कोरकोरस कैपुलेरियस और दूसरा कोरकोरस ओलिटोरियस, ठीक है। कैपुलेरियस कठोर होता है, यानी कि ये मतलब हार्ड होता है। अगर कैपुलेरियस की बात करें तो ये कैसा होता है? ये हार्ड होता है। इसकी खेती ऊंची या नीची दोनों प्रकार की भूमि में होता है, ठीक है। और इसकी पत्तियां गोल और बीज कैसे होते हैं? अंडाकार भूरे रंग के, तथा रेशे कैसे प्राप्त होंगे? सफेद लेकिन कमजोर। कैप्सुलेरियस की बात कर लेते हैं। कैप्सुलेरियस कैसा होता है? तो ये कठोर होता है, ठीक है। इसकी हर मतलब खेती कहाँ हो जाएगी? तो ऊंची और नीची दोनों प्रकार की जमीन पे होगी, ठीक है, दोनों प्रकार की भूमि पर होगी। पत्तियां इसकी कैसी होती हैं? तो इसकी गोल पत्तियां होती है। बीज कैसे होते हैं? तो अंडाकार होते हैं। और ये कैसा रेशा प्राप्त हमें देता है? तो सफेद तो देता है परंतु कमजोर देता है, ठीक है। हमने कहा कि जूट की दो प्रजातियां होती हैं। एक को क्या कहते हैं? कोरकोरस, ठीक है, कोरकोरस कैप्सुलेरियस, कोरकोरस कैप्सुलेरियस। दूसरे को कहते हैं कोरकोरस ओलिटोरियस, ठीक है। जो आपका कैप्सुलेरियस है वो उसमें वो कैसा होता है? तो वो उसके रेशे कैसा देता है? वो कठोर होता है, ठीक है। और खेती कहाँ होगी? दोनों प्रकार की भूमि पे होगी, यानी कि जो ऊंची भूमि होगी और जो नीची भूमि होगी दोनों पे होगी। इसकी पत्तियां कैसी होती है? तो पत्तियां गोल होती है। बीज कैसे होते हैं? तो बीज अंडाकार के होते हैं और भूरे रंग के, ठीक है, अंडाकार और भूरे रंग के। और रेशे कैसे देता है? तो सफेद तो देता है परंतु कमजोर होते हैं, काफी कमजोर होते हैं, isn't it? अब हम ओलिटोरियस की बात कर लेते हैं। तो ओलिटोरियस की जो खेती होती है सिर्फ ऊंची भूमि पर होती है। ओलिटोरियस की खेती कहाँ होती है? तो सिर्फ ऊंची भूमि पर। और पहले वाले जो रेशे हमने कहा था उसका कहाँ होता है? तो दोनों प्रकार की, ऊंची और नीची दोनों प्रकार पे होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा कि पत्तियां कैसी होती है? तो वर्तुकार और बीज काले रंग के होते हैं। लेकिन हमारी जो ऑल्टोरिया ये है कैप्सुलेरियस है उसमें कैसे होती है पत्तियां गोल होती हैं और बीज अंडाकार और भूरे रंग के होती हैं। और यहाँ पत्तियां कैसी हैं? तो पत्तियां वर्तुकाल होती हैं और बीज काले रंग के होते हैं, ठीक है। रेशे सुंदर सुदृढ़ और फीके रंग के होते हैं। इसका फसल चक्र क्या है? फसल चक्र 1 साल का होता है। समझ में आई बात? फसल चक्र क्या होता है? 1 साल का होता है, ओके। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ कौन कौन सी प्रोसेस इसमें अपनाई जाती है। तो पहला जो स्टेज है आपके प्रोसेस है स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो जूट का तो क्या पहला है कल्टीवेशन, खेती करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। फिर रेटिंग की प्रक्रिया होती है। रेटिंग होता है कि रेशों को क्या किया जाता है? पेड़ पौधे जमीन से उखाड़ के, या तो पूरा रेशे को पूरा पेड़ ही उखाड़ लिया जाता है या तना उसका स्टीम काट ली जाती है नीचे से। और रेटिंग की प्रक्रिया में उसको पानी में छोड़ दिया जाता है, बहते पानी में, तालाब में डाल दिया जाता है। और ये कितने दिन के लिए डाला जाता है? 8 से लेके कम से कम 20-25 दिन तक डाल दिया जाता है। मतलब रेटिंग में तने को गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं स्टेप्स। तो पहला स्टेप्स आप याद कर लीजिए। स्टेप्स इसमें क्या है? कल्टीवेशन करेंगे, ठीक है, आपकी बुआई होगी, फिर कटाई होगी, हार्वेस्टिंग होगी, रेटिंग की प्रक्रिया होगी, स्ट्रेपिंग होगी, वॉशिंग होगी, ड्राइंग होगी, और आपकी बीलिंग और पैकेजिंग होगी। फिर स्टोरेज होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसमें कम प्रोसेस होते हैं। इसके जो स्टेप्स हैं मेकिंग के स्टेप्स जूट के कम होते हैं। कॉटन में बहुत सारे स्टेप्स हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम कपड़ा बनाते हैं, उससे हम पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं। क्योंकि जूट से पहनने योग्य कपड़ा नहीं बनता, इसके इसमें उतने सारे स्टेप्स नहीं होते। इसमें कोई परिचर्या वैसी खास नहीं होती है। इसमें ब्लीचिंग नहीं होता है। इसको हम अलग अलग रंगों में डाइंग तो कर पाते हैं लेकिन बहुत ही कम कर पाते हैं, ठीक है। डाइंग आजकल टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लेते हैं लेकिन बहुत ही कम। तो इसमें जो प्रोसेस, कहने का मतलब है इसमें जो प्रोसेस है मेकिंग ऑफ जूट फाइबर वो कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इससे इस कपड़े पहनने योग्य कपड़े नहीं बनाते हैं। जिन रेशों से पहनने योग्य कपड़े बनाते हैं उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो चलिए हम जूट कल्टिवेशन का प्रोसेस देखते हैं। पहला क्या है कि जूट कल्टीवेशन करेंगे तो जूट की बुआई करेंगे। बुआई कब होगी? तो मार्च से मई तक के महीने में बेस्ट माना जाता है, ठीक है। मार्च से मई के महीने में बेस्ट माना जाता है। जलवायु हम समझ चुके हैं, गर्म चाहिए, ह्यूमिडिटी भरा यानी कि उमस वाला जलवायु चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कैसा चाहिए? तो टेम्परेचर 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ये पौधा आपका है जूट का, ठीक है। ये पौधा किस चीज़ का है? जूट का है, जो कि 6 से 12 फीट, आप देख भी पा रहे हैं कि कैसा पौधा है,
6 से 12 फीट। और कितना पतला है, हमने कहा था ना कि अंगुली, एक अंगुली का साइज इसका होता है, चौड़ाई मोटाई इसकी। आप देख पा रहे हैं अच्छे से फिगर में कि कितना, आप देखिए कितने पतले पतले पौधे हैं। बस एक ही तना है पूरे पौधे में, बस एक ही तना है और ऊपर पत्तियां लगी होती हैं। तो ये तो या तो उसको जड़ से यहाँ से काट लिया जाए, जड़ से उखाड़ लिया जाए, या फिर तने से काट के उसको फिर रेटिंग की प्रक्रिया आगे की जाती है। तो ये तो बात हमने करी किसकी, ये हमने बात करी कल्टीवेशन की। अब हम देखते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे होगी। तो जूट को एकत्रित करने को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब जब जूट के पौधे जब बड़े हो जाएंगे और इसके फूल मुरझाने लगेंगे, तब क्या कहते हैं, जड़ से उखाड़ लिया जाता है। ठीक है, जड़ से उखाड़ लिया जाता है और गांठ बांधकर खेतों में ही क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। 2-3 दिनों के लिए खेतों में ही छोड़ दिया जाता है। इसलिए छोड़ा जाता है ताकि जो इसकी अशुद्धियाँ हैं, जो इसकी पत्तियाँ हैं, झड़ जाए। और जो तने के जो जो हमें स्टीम से मतलब होता है, पत्तियों से तो मतलब नहीं होता है रेशा बनाने के लिए, तो इसकी पत्तियों को छोड़ दिया जाता है जो, और थोड़ा मॉइस्चर जो उसके होते हैं वो उड़ जाते हैं धूप की वजह से, और पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तब उसको फिर आगे रेटिंग की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। देखिए ये जो किसान है, जो फार्मर है, यहाँ पे उखाड़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हार्वेस्टिंग कर रहा है, यानी कि उसको कटाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आगे देखते हैं रेटिंग की प्रक्रिया होती है। रेटिंग में क्या होता है, तो रेटिंग का तात्पर्य होता है गलाना, यानी कि रेशों को सड़ाना। तने को बांधकर किसी तालाब में या बहते हुए पानी में भी डाल दिया जाता है, नदी में भी डाल दिया जाता है। लेकिन नदी में जब डालते हैं तो क्या करते हैं, उन रेशों पर, उन तनों पर बहुत सारी मिट्टी, बहुत पत्थर वगैरह रख देते हैं ताकि वो एक जगह रहे, वो बहे नहीं। ठीक है, मोस्टली इसको तालाब में ही डाला जाता है जहाँ पानी स्थिर होता है। तो क्या किया जाता है, रेटिंग का तात्पर्य होता है कि तने को बांधकर किसी तालाब में डाल दिया जाता है, जिससे स्टार्च क्या होते हैं, फूल कर गल जाते हैं। स्टार्च और पैक्टिन क्या होती है, सारी अलग हो जाती है, उसकी गोंद अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब फूल जाती है तो क्या होता है, तने से ये अलग हो जाते हैं। पैक्टिन, स्टार्च और जो भी अशुद्धियाँ हैं तने से अलग हो जाते हैं। इस क्रिया के बाद पानी से इसको निकाला जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे पानी में बंडल बना के जब रेशों को कटाई की गई, जब तने को कटाई की गई, तो पहले तो खेत में छोड़ दिया गया। ठीक है, हार्वेस्टिंग की गई, खेत में ही छोड़ दिया गया 2-3 दिन के लिए। फिर वहाँ बंडल बना के और सीधे उसको पानी में डाल दिया गया, तालाब में पानी डाल दिया गया। जो डेप्थ होती है पानी की, तो कम से कम 60 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की डेप्थ होती है। कितनी होती है, जिसमें हम रेटिंग की प्रक्रिया कहते हैं जिस तालाब में, तो 60 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक क्या होती है, डेप्थ होती है पानी की। समझ में आई बात, 60 से 100 सेंटीमीटर तक डेप्थ होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गलाने को, रेशे को जब हम गलाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको रेटिंग कहते हैं। ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि फाइबर के पैक्टिन, स्टार्च, सारे गम्स वगैरह सब अलग हो जाते हैं, और क्या मिलती है, जो हमें शुद्ध फिर रेशा प्राप्त होने जाता है। रेशे यहाँ पे फिर क्या आगे की जाएगी, स्टेपिंग की प्रक्रिया की जाएगी। ये स्टेपिंग की प्रक्रिया भी क्या की जाती है, स्टेपिंग की प्रक्रिया को तने तने को पानी में पटक पटक कर क्या किया, धोया जाता है, जिससे रेशे अलग हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं फिगर में किस प्रकार जो है किसान है, फार्मर, पानी में कमर तक खड़े होके और रेशों को क्या कर रहा है, वहां से हटा रहा है। एक एक उसके रेशे देखिए, उसके हाथ में आप देख पा रहे होंगे कि एक एक रेशा क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना, अलग अलग उसको ये रेशा मिल गया, पानी में कमर तक खड़ा है। तो जूट के जो उत्पादन में किसानों को बहुत मेहनत लगता है, लेकिन उसकी क्वालिटी, मतलब उसके अनुसार उनको उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं। कितना मेहनत है, पानी में कमर तक गंदे, मतलब पानी तो वहाँ बैक्टीरिया वहाँ पे रह रहे हैं, सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं आपके तने को, उस पानी में किसान रह के वहाँ पे क्या करता है, स्टेपिंग की प्रक्रिया करता है। उस पानी में कमर तक जाके स्टेपिंग की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, और स्टेपिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, रेशों को रगड़ रगड़ कर धोया जाता है, जिससे कि एक एक रेशे अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या की जाएगी, फिर वॉशिंग की जाएगी। ठीक है, वॉशिंग की जाएगी। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे किसान क्या कर रहा है, आप इस फिगर में देखिए कि वॉशिंग की जाती है, यानी कि 2-3 बार स्वच्छ पानी से, साफ पानी से इसको धोया जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए कमर में तक पानी में घुस के उसको अच्छे से धो रहा है, तब हमें जूट जो होता है, पटसन जो होता है, अच्छा मिल पाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद फिर क्या कहता है, सुखाया जाता है। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं क्या किया गया है, जूट को बांध के कपड़े इस पे, रस्सी पे, उसको तार वगैरह पे लटका के सुखाया जाता है। ठीक है, 2-3 दिन तक फिर धूप में उसको सुखाया जाता है, सूर्य की रोशनी में, धूप में 2 से 3 दिन तक क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या की जाती है, बेलिंग और पैकिंग की जाती है। तो यानी कि गुणवत्ता के आधार पर, इसका मतलब होता है गुणवत्ता के आधार पर रेशों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, और वर्गीकरण करके क्या कर दिया जाता है, पैकिंग कर जाती है। तब हमें फाइनली क्या मिलता है, जूट मिलता है। ये जूट है, ठीक है। अब इसका यूज़ किस में हो जाएगा, इसका यूज़ चटाई बनाने में, बोरे बनाने में, बैग्स बनाने में, और बहुत सारे इंटीरियर डेकोरेशन के सामान बनाने में किया जाता है, ठीक है। इससे कालीन भी बनती है। तो इसी जूट का, यही जूट होता है। आप कभी कभी पहले वाइट वॉशिंग वगैरह होती थी तो जूट जो पटसन का जो होता है ना, उससे ही लोग बनाते थे, जो वाइट डंडा जो उसमें लगाते थे और से वाइट वॉशिंग करते थे। आपने कभी देखा होगा बचपन में। तो ये इन सब की चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जूट के बोरे बनाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है। और सजावटी सामान भी बनते हैं, हैंगिंग वाल हैंगिंग वगैरह बनाई जाती। तो आप इस प्रकार देख पा रहे हैं कि आप कितना मतलब मेहनत है जूट का उत्पादन में, कितना मेहनत है, लेकिन उसके अनुसार जो हमारे किसान होते हैं उसको उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसलिए जूट का जो है, जूट को आगे बढ़ाने के लिए, इसको और डेवलप करने के लिए, उसे अलग अलग मतलब आगे एडवेंचर करने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसमें और भी प्रोसेसिंग करके उसको डिफरेंट डिफरेंट कामों में लाने के लिए एक संस्था है इंडिया में, जिसको कहते हैं IJI, क्या कहते हैं, इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, IJIRA, क्या कहते हैं, IJIRA, मतलब होता है इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। IJIRA का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या करता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ है मुख्यालय, इसका मुख्यालय इंडियन जूट रिसर्च एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जूट के बारे में हम लोगों ने समझा कि जूट का हार्वेस्टिंग, खेती आपका स्टेप्स क्या है, कितने स्टेप्स इसको फॉलो करते हैं, तब हमें जाके आपकी खेती से लेके हमें रेशा हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और जूट के लिए कैसी वातावरण चाहिए, जूट की लंबाई कितनी होती है, सब हम लोगों ने समझा। जूट से हम कपड़ा पहनने और कपड़ा क्यों नहीं बना पाते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने सब समझा है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। जूट का जो चैप्टर है पूरा आज फिनिश्ड हो गया। जूट में कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं था, क्योंकि इसकी ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, ठीक है। तो हमने समझ लिया जूट को। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा हम उसमें समझेंगे लेनिन को, ठीक है। लेनिन भी क्या है, एक आपका नेचुरल फाइबर है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका लेनिन पे होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।